हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उस सेक्शन की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स कटवाता है, आपका राइटिंग सेक्शन। आज हम लोग राइटिंग सेक्शन को इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आप है ना इसमें फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हो। 10 आउट ऑफ 10 आपको मिलेंगे। फिर वो चाहे से कैसा भी लेटर हो, लेटर टू एडिटर हो या फिर लेटर ऑफ ऑर्डर हो, कंप्लेंट हो, जितने भी लेटर होते हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। उसी के साथ में मैं आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स दूंगा जिनको कि आपको ने यूज करना अपने आंसर में और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कीवर्ड्स और ऐसे कुछ वोकैबुलरी दूंगा जिससे कि आप ना अपने आंसर में लिखोगे ना तो टीचर इंप्रेस हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर पूरे नंबर चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना। दोनों है, एनालिटिकल पैराग्राफ भी है और लेटर राइटिंग भी है। और उसी के साथ में जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिले। राइटिंग देखो, लेटर राइटिंग के अंदर ही हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स करते हैं क्योंकि एग्जामिनर हमें ना 2 नंबर देता है 5 में से या फिर कभी 1 नंबर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो के बाद में आपको लेटर राइटिंग में तो डेफिनेटली 5 आउट ऑफ 5 मिलने वाले हैं क्योंकि इसमें हम सभी तरीके के लेटर को डिस्कस कर लेंगे। फिर चाहे इसे कोई सा भी हो, लेटर टू एडिटर हो, लेटर ऑफ कंप्लेंट हो, लेटर ऑफ इंक्वायरी हो या फिर लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर हो। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो देखो, सबसे फर्स्ट आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आपके एग्जाम के अंदर अगर लेटर आएगा तो वो आएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स के अंदर लेटर आएगा। उसमें से जो आपका फॉर्मेट है, जैसे कि यहां पर सेंडर्स एड्रेस हो गया, इसके अंदर आपको 3 लाइनें लिखनी होंगी जो कि हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। देन फिर इसके बाद में 1 लाइन के स्पेस आपको यहां पे छोड़ देना है। 1 लाइन क्या छोड़नी है? यहां पर खाली छोड़नी है आपको। देन फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो है कि डेट लिखनी है। डेट में आपको डेट नहीं लिखना, सिंपल सा एज इट इज डेट लिख देना है कि 15 फरवरी 2023। और फिर इसके बाद में 1 स्पेस आपको छोड़ देना है। फिर इसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस जो कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा और अगर नहीं गिवन है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, जिसके अंदर कि आप पूरी क्लियरिटी बता दोगे कि आपको किस रिगार्डिंग में ये लेटर लिख रहे हो। फिर इसके बाद में 1 लाइन छोड़नी है। फिर इसके बाद में सैल्यूटेशन होगा। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स को यहां पर डाउट आ रहा है कि भैया नया जो फॉर्मेट है उसमें यहां पर जो सैल्यूटेशन है वो इसके ऊपर आ रहा है और सब्जेक्ट इसमें नीचे आ रहा है। तो ऐसा जो है, ये देखो ऑफिशियल जो सैंपल पेपर है उसके अंदर ये नया वाला पैटर्न अभी नहीं है। तो आपके एग्जाम के अंदर भी नए वाले पैटर्न से चेक नहीं होगा, तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है जो कि आपके ऑफिशियल सैंपल पेपर में है। तो यही, इसीलिए आपको क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट में आप लिखेंगे सब्जेक्ट। देन फिर इसके बाद में आपको सैल्यूटेशन लिखना होगा। सैल्यूटेशन में आप डियर सर मैम लिख सकते हैं या फिर रेस्पेक्टेड सर मैम लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद में आपका जो बॉडी ऑफ लेटर रहेगा इसके लिए आपको 3 चीजें लिखनी होंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस करना है कि आप किसके बारे में लिख रहे हो। फिर इसके बाद में आता है मेन कंटेंट, की उसका मेन पर्पस क्या है आपका लिखने का, आप उसे क्यों लिख रहे हो। फिर लास्ट के अंदर उसका कंक्लूजन आएगा। ये 3 पार्ट इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा, अगर आपने यहां तक पूरी बातें एकदम से सही लिखी हैं तो इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर मिलेगा आपके फॉर्मेट का। फिर इसके बाद में यहां पर आपको मिलेंगे 2 नंबर मिलेंगे आपके इस बॉडी के कि आपने इसमें क्या लिखा है। फिर इसके बाद में लास्ट में 1 मार्क्स जो है वो आपको मिलेगा यहां पर कि आपके जो आइडियाज हैं वो किस तरीके के हैं। और 1 मार्क आपको मिलेगा यहां पर कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह के लेकर के मिलेगा। तो ये मान करके चलो कि आपको फॉर्मेट तो एकदम सही ढंग से करेक्टली लिखना है। और फिर लास्ट में जब आप इसको क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग के अंदर योर सिंसियरली या फिर थैंकिंग फुल लिख सकते हो। और फिर 1 लाइन छोड़कर कि आपका जो नाम है और उसके साथ में आपका सिग्नेचर। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास में जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है वो होता है एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर का फेवरेट, लेटर टू एडिटर। अब लेटर टू एडिटर के लिए मैं आपको ओपनिंग लाइन बता देता हूं। इस ओपनिंग लाइन को आप एज इट इज है ना कॉपी करके पेस्ट कर देना है। कैसा भी क्वेश्चन आए आपको तो बस पहली लाइन तो यही लिखनी है इंट्रो में। ठीक है, लाइन क्या है, लाइन हमारी ये रहेगी कि थ्रू द columns of your estimated newspaper, I would like to draw the attention of। ये वाली लाइन है ना बहुत ही ज्यादा कॉमन लाइन होती है और ये लाइन को याद कर लो कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन। ठीक है, फिर इसके बाद में जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में लिखेंगे। और जब आपको क्लोज करना होगा तो क्लोज में आप है ना इनको नहीं कहोगे कि आपको एक्शन लेना है, इसमें आपको लिखना होगा क्लोजिंग में कि आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें सो दैट अथॉरिटीज कैन टेक द रिक्वायर्ड एक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो इसके रिगार्डिंग में एक्शन ले पाए। इतना सिंपल वर्ड्स में रखना है और 2 लाइनें याद रखनी, ओपनिंग की और क्लोजिंग की।
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इसके अंदर कहा गया है बेसिकली कि नाउअडेज वी आर सीइंग द प्राइस ऑफ द एडिबल थिंग्स लाइक पल्सेस, ऑनियंस आर एंड सम अदर प्रोडक्ट्स, द लेमैन इज फेसिंग द हार्डशिप ऑफ अकाउंट। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइजेस है ना एडिबल थिंग्स की, जो कि हम लोग खाना खाते हैं, फिर वो ऑयल हो गया, दाल हो गया, जितना भी है इन सब की प्राइजेस बढ़ रही। देन फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है जो कि 120 से 150 वर्ड का होगा, टू द एडिटर ऑफ रेप्यूटेटेड डेली रिक्वेस्टिंग हिम टू हाईलाइट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द कॉमन मैन ड्यू टू द राइज इन प्राइस। इसके अंदर आपको लेटर लिखना है एडिटर को, उसमें आपको बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है, एक जो कॉमन मैन होता है मतलब कि आम आदमी को क्या क्या समस्या होती है वो आपको इसमें बताना है। एंड साइन योर सेल्फ। अब आपका यहाँ पर नाम गिवन है, वो नाम है आपका प्रांजल या फिर परिणीता, जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं। और आपका एड्रेस ये देखो, ये है 124 विवेक विहार दिल्ली। अब यहाँ पे बात ध्यान में रखना कि आपको है ना वो जो आप जिसको सेंड कर रहे हो उसका एड्रेस नहीं गिवन है, लेकिन आप मतलब कि सेंडर का एड्रेस गिवन है लेकिन रिसीवर का एड्रेस गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना है, जिस सिटी में आपको दिया हुआ है कि आपको दिल्ली में आपका एड्रेस है, तो यही आपको दिल्ली का ही उस न्यूज़पेपर का एड्रेस लिखना है। तो अब हमारा फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, पहले फॉर्मेट देखते हैं, क्योंकि फॉर्मेट जो है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट की जो 3 लाइन है, ये जो 3 लाइन है ये रहेंगी सेंडर एड्रेस, जिसके अंदर की सबसे फर्स्ट में आएगा हाउस नंबर, फिर उसके बाद में जो भी आपको लोकेशन दी हुई है, जैसे कि यहां पर विवेक विहार दिया हुआ है तो विवेक विहार, फिर लास्ट के अंदर सिटी का नाम। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको अपने मन से कोई भी एड्रेस नहीं लिखना, आपको लिख देना है हाउस नंबर 1 2 3 और फिर इसके बाद में ABC नगर लिख देना है, और फिर इसके बाद में आप कोई सी भी बड़ी सिटी का नाम लिख सकते हो, दिल्ली या फिर जयपुर। क्योंकि देखो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको गिवन नहीं है तो आप खुद से अपना एड्रेस उसमें नहीं लिखेंगे, अगर आप लिखते हैं तो इसके अंदर आपके मार्क्स कटते हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो फॉर्मेट आता है वो आता है हमारा डेट का फॉर्मेट। डेट का फॉर्मेट फिर से देख लो, वो है 27 फरवरी 2023, ये है आपकी एग्जाम डेट। और फिर इसके बाद में एक लाइन छोड़ी हमने, फिर इसके बाद में लिखा है जो कि हमारे रिसीवर हैं द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम ले सकते हो। फिर इसके बाद में इनका भी एड्रेस आपने लिख दिया न्यू दिल्ली। बस ये 3 अगर आपने लिख दिए तो इसके लिए आपको ना सीधा एग्जामिनर 1 नंबर दे देगा। फिर इसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा ये रहेगा कि द बर्डन ऑफ अ प्राइसेस ऑन अ कॉमन मैन। बेसिकली आप ये बताना चाह रहे हो कि जो प्राइसेस बढ़ रही हैं इनका क्या इफेक्ट है कॉमन मैन के ऊपर। फिर इसके बाद में आपका सैल्यूटेशन होगा रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम थ्रू द कॉलम्स, वही वाली लाइन है जो अभी अभी हमने पढ़ के आए थे। यहां पे हम इसे लिखेंगे कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज दिल्ली वी वुड लाइक टू ब्रिंग द नोटिस दैट एवरी इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ राइजिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन द कॉमन मैन। बेसिकली आप इसमें कह रहे हो कि भैया हम आपका जो बहुत ही प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है इसकी हेल्प से हमें ना सभी का ध्यान इस ओर लेकर के जाना चाहते हैं कि जो प्राइजेस बढ़ रही हैं उनका क्या इफेक्ट है एक कॉमन मैन के ऊपर। फिर इसके बाद में आप लिखेंगे कि इट इज एन इशू रेस्ड टाइम एंड अगेन बाय मीडिया येट इट नेवर गेट्स द प्रॉपर अटेंशन। ये आपने इसमें ये भी लिख दिया कि बार बार इशू जो आ रहा है लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। तो अब आप इसके बारे में, ये तो हो गया आपका इंट्रो, 3 से 4 लाइनों का आपका इंट्रो रहेगा। फिर इसके बाद में आपकी जो मेन बॉडी है वो ये इस तरीके से रहेगी कि आप इसमें लिखेंगे कि द राइज ऑफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इज इनएविटेबल, कि मतलब जो कोई भी अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो वो वहां पर एक फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। However, a country should be sensitive to the hike of the prices in the essential commodity like grain, pulses, oils and etc. कि जो एक कंट्री होती है, जैसे कि नेसेसरी कमोडिटीज होती हैं, नेसेसरी कमोडिटीज का मतलब होता है कि जो कि हमें हर दिन में बेसिकली चाहिए ही चाहिए होता है, जैसे कि सॉल्ट है वो चाहिए, अनियन चाहिए और उसी के साथ में टमाटर चाहिए और खाने के लिए आटा चाहिए और जो भी चीजें चाहिए होती हैं, इनकी अगर प्राइसेस बढ़ती हैं क्योंकि बेसिक नेसेसरी है एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, अगर इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, सभी फेस करते हैं कंट्री में। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि दीज आर कंज्यूम्ड बाय द पुअरेस्ट ऑफ पुअर एंड मस्ट नॉट बी अलाउड टू क्रॉस अ सर्टेन लेवल ऑफ प्राइसेस। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो गरीब से गरीब है वो भी इन सभी चीजों को कंज्यूम करता है। अगर मान लो कि आपके घर पे जो आटा है उसकी प्राइस आज हो जाए 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए किलो के हिसाब से अगर प्राइस हो जाएगी तो क्या यहाँ पर कॉमन मैन अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ओनली रिच क्लास पीपल्स हैं वही अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर अगर ऐसी प्राइस बढ़ती है तो इस सिचुएशन के अंदर जो गरीब से गरीब है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। देन फिर इसके बाद में आप यहां पर इसकी जो मेन पार्ट है, यहां पर बेसिकली आप
उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हो। ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपने लिख दिया कि द गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली कम अप विद वेरियस पॉलिसीज टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ बेसिस ऑफ कमोडिटीज फॉर द कॉमन मैन बट इट इंप्लीमेंटेशन इज क्वेश्चनेबल। आप इसमें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ एक्शंस लिए हैं। आपने पहले बताया कि प्रॉब्लम क्या है, फिर इसके बाद में आपने बोला कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस तो लिए हैं, लेकिन ये जो पॉलिसीज हैं इनके ऊपर हमें डाउट है कि ये क्या एप्लीकेबल है, क्या इनसे प्राइसेस वगैरह कम होंगी। तो वहां पे आपने इनको एक तरीके से क्वेश्चन किया। देन फिर इसके बाद में जो क्लोजिंग वाला है ये वाला एक बार ध्यान से देख लेना। देखो स्टार्टिंग की अगर अच्छी ओपनिंग कर दी और अच्छी क्लोजिंग कर दी तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं कि आपको 5 में से 4.5 तो आराम से ही मिल जाएंगे अगर आपकी दोनों लाइनें अच्छी हैं तो इसके अंदर आप लोगों को कहा गया है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर सो दैट अथॉरिटीज कैन टेक द रिक्वायर्ड एक्शन टू रेगुलेट। अब देखिए आप यहां पर इनको ये नहीं बोल रहे हो कि आप इसकी प्राइसेस को कंट्रोल करो, क्योंकि हम एग्जाम के अंदर क्या बोलते हैं कि सो आई रिक्वेस्ट यू टू कंट्रोल द प्राइसेस। तो वो कैसे करेंगे यार, वो तो एडिटर है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, जिससे कि क्या होगा कि जो अथॉरिटीज हैं वो रिक्वायर्ड एक्शन लेंगी प्राइस को रेगुलेट करने के लिए। एंड फिर इसके बाद में लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू, फिर योर्स ट्रूली, फिर लास्ट के अंदर आपका नाम। अगर इस तरीके से लिखते हो तो 5 में से 5 नंबर पक्के हैं। देन फिर इसके बाद में जो अगला हमारे पास में आता है लेटर, वो आता है लेटर ऑफ कंप्लेंट, कि क्या आपको कोई समस्या है। अगर आपने कोई भी चीज परचेज करी, मान लो कि वो गलत है, आप उसकी सर्विस से खुश नहीं हो, तो उस केस के अंदर आप उनको कंप्लेंट करते हो। वैसे कंप्लेंट वगैरह तो कोई नहीं करता, उसको जॉ करके उसको गुद्दी पकड़ लेते हैं भाई, क्यों भाई कैसे दे दिया खराब, और रिफंड मांगते हैं। तो लेकिन यहां पर हमारी बुक्स के अंदर क्या है कि आप अगर कोई भी सामान मंगवा रहे हैं देन फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है, फिर वो दुकान वाले को जाएगा, दुकान वाला भी शरीफ होगा तो वो आपको दे देगा। आप यहां पर शरीफी का खेल खेल रहे हो, लेकिन आजकल कोई भी शरीफ नहीं बचा। अब देखो इसकी ओपनिंग लाइन किस तरीके से रहेगी। तो सबसे फर्स्ट हम इसकी ओपनिंग लाइन की बात करते हैं। तो यहां पर आपको ओपनिंग में लिखना होगा कि आई वुड लाइक टू हाईलाइट माई कंसर्न टुवर्ड्स द परचेस ऑफ। आप बेसिकली यहां पर कह रहे हो कि भाई देखो सुनो, मैंने आपकी दुकान से इतने तारीख को ये सामान खरीदा था। आप यहां पर उसका बिल नंबर डाल सकते हो, परचेज ऑफ बिल नंबर फ्रॉम योर स्टोर, आपकी दुकान से खरीदा था। ठीक है, ये हो गई एक ओपनिंग लाइन। और अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो दूसरी भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप लिखोगे कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू अबाउट वी हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ बिल नंबर, आपने डाल दिया, ऑफ बैलेंस 10 करोड़, 10 करोड़ का आपने बैलेंस नहीं दिया है। तो मान लो कि अगर आपके कोई 10 करोड़ रुपए नहीं दे रहा तो क्या करोगे आप, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या करने वाले हो आप उसके साथ में। मेरे को तो पता नहीं क्या क्या करोगे, तो बता देना, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारी वो है क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अंदर अगर आपके पास में कुछ गलत आ गया तो आप इसमें बोलोगे कि आई रिक्वेस्ट यू टू लुक एट दिस मैटर एंड टेक अ क्विक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। या फिर आप इसमें बोल सकते हो कि आई रिक्वेस्ट यू टू टेक माय जो डिफॉल्ट प्रोडक्ट है उसको लें और मेरे को मेरा पूरा रिफंड वापस से चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि आई होप यू लुक इनटू दिस एंड टेक अ क्विक एक्शन, और आप इसके अंदर देखें और इसके ऊपर एक्शन लीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मेट है। तो इसके अंदर आपको दिया गया है कि आपका जो नाम है वो है रवि और रवीना, और आपने क्या करा है कि एक पेयर ऑफ शूज खरीद लिए। ठीक है, आप बहुत ही एक्साइटेड थे, आपने जूते खरीद लिए। अब जो जूते हैं वो आपने खरीदे हैं MS शू लाइव से, और यहां पर आपको नाम दे दिया गया है मार्केट का। फिर इसके बाद में आपको पूरी लोकेशन है। ठीक है, तो ये जो एज इट इज है इसको यहां से हमें क्या करना है, इस पूरे को कॉपी करना है और इसको यहां पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमें क्या है, जो हमारा रिसीवर है उसका एड्रेस गिवन है, ये कॉपी करके पेस्ट किया। फिर उसके बाद में यहां पर दिया गया है कि राइट अ लेटर ऑफ अ कंप्लेंट टू द मैनेजर ऑफ अ MSU लाइन एंड आस्किंग फॉर द रिप्लेसमेंट एट देयर कॉस्ट। जो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्टिवनेस आई है तो आप उनसे बोल रहे हो कि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आप उसके लिए लेटर लिखे। तो यहां पर सबसे पहली गलती आप लोगों को दिखनी चाहिए कि यहां पर इन्होंने एड्रेस लिख दिया। आपको ऐसा एड्रेस एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता, एग्जाम में नंबर कटेंगे। फिर मेरे को मत बोलना कि नंबर कटे थे। तो यहां पे आप लिख देंगे ABC रोड। ठीक है, बस लोकेशन ही तो नहीं डालनी, ABC रोड आपने लिख दिया। देन फिर इसके बाद में आप लखनऊ लिख दो, या फिर जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, इस केस में आपके नंबर नहीं कटने। फिर इसके बाद में आपने एक लाइन को इसमें छोड़ा है। फिर इसके बाद में आपने डेट को लिखा है, डेट का एकदम से सही फॉर्मेट है 19 फरवरी 2018। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है कि कंप्लेनिंग अबाउट द शू डिफेक्टिव, कि जो हमारा शू डिफेक्टिव है उसके लिए हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक है, इसके अंदर आपको कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा आपको लिखना है डियर सर।
ठीक है, आपने स्टार्टिंग कर दी डियर सर। अब आप स्टार्टिंग के अंदर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आई बॉट अ शू फ्रॉम MS शू लाइव, और फिर इसके बाद में आपको पूरी पूरी एड्रेस का नाम लिख देना है। फ्यू डेज बैक एट 1 फरवरी 2018, यहां पर आपको डेट भी मेंशन करनी है, ठीक है, आपको डेट भी बतानी कि भैया मैंने कब खरीदा था और उसका बिल नंबर क्या था। अगर आप ये डेट भी बताते हो ना, जैसे कि इसके अंदर तो फ्यू डेज बैक लिखा है, या फिर आप डेज को भी बता सकते हो, लेकिन ये डेट को जरूर से आपको लिखना है, और वो याद रखना कि वो पीछे हो, ये नहीं हो कि आगे की आप डेट डाल रहे हो तो उसके इसके अंदर भी नंबर कट सकते हैं। जैसे कि 19 फेब है और इसने बताया कि मैंने 1 फेब को यहां पर जूते खरीदे थे। और फिर इसके बाद में क्या होता है, ये बोलता है हमें कि द शू, यहां पर बताया गया है कि द शू आर नॉट अ करेक्ट पेयर विद इन अ फ्यू डेज ऑफ परचेज, बट द शू कलर इज नॉट राइट एंड शू साइज इज अ वेरी स्मॉल एंड इट इज नॉट फिट टू बी माई फुट। मतलब देखो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि मेरे को बहुत सारे इशू आए। सबसे पहली बात तो ये कि वो करेक्ट पेयर ही नहीं है, फिर सेकंड ये है कि चलो मैंने उसको पहना तो उसके साथ में उसका कलर भी मैच नहीं हो रहा, उसकी जो साइज है वो भी मेरे फुट की साइज से स्मॉल है, वो मुझे फिट नहीं हो रहा। तो अब आप इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में आप उसको बोलेंगे कि आई काइंडली रिक्वेस्ट यू आइदर रिप्लेस इट अंडर द कंडीशन लेड एट द टाइम ऑफ परचेज। और आप इसके अंदर कह रहे हो कि भाई देखो जब हमने खरीदा था आपने कहा था कि अगर आपको कोई भी फिट एंड फिनिश का इशू हो तो आप हमारे पास में वापस ही लिए, तो उस पॉलिसी के तहत आपको इसको क्या करना है, एक्सचेंज करना है, रिप्लेस करना है, जो भी आप करें उसको कीजिए। फिर लास्ट के अंदर आपको योर सिंसियरली रवि लिख देना, इतना लिखोगे 5 नंबर मिलेंगे। देन फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब देखो लेटर ऑफ इंक्वायरी कहां पर काम में लिया जाएगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी वहां पे काम में लेंगे जैसे कि आपको मान लो कि मैं कोई भी एक ऐड लगाता हूं, मैं बोलता हूं कि मेरे को है ना 10 आदमियों की जरूरत है, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड निकाला। अब वो 10 आदमी है ना मेरे को कांटेक्ट करेंगे, एक तरीके से मुझसे इंक्वायरी करेंगे कि आपने क्यों ऐड लगाया। जैसे कि मान लो कि मैंने यहीं पर ही बोल दिया कि टीचर्स के मेरे को जरूरत है, तो अब यहाँ पे मैंने लगाया कि अब मेरे से कोई भी टीचर आएगा तो वो मेरे से इंक्वायरी करेगा, तो इसी तरीके से आपको लेटर से इंक्वायरी करना। इसकी ओपनिंग लाइन किस तरीके से रहेंगी, इसकी ओपनिंग लाइन के अंदर आपको लिखना है with the reference of your advertisement in the daily news I would like to enroll myself for। आप बेसिकली कोई भी कोर्स है, जैसे कि अगर मैं कोर्स के बारे में लिखता हूं तो आप उस कोर्स के लिए इंक्वायरी कर रहे हो या फिर उसके अंदर इनरोल करना चाह रहे हो, तो वैसे इसके अंदर आता है। और सेकंड यहां पर आता है कि वुड यू प्लीज इन्फॉर्म और सेंड मी द इंफॉर्मेशन ऑफ। इसके बाद में जैसे कि आपका कोई भी एडवर्टाइजमेंट है या फिर कोई भी आप कंपनी को बोल रहे हो कि मेरे को एक कोर्स ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आप मेरे को ये भेज दीजिए, तो इस केस के अंदर आपको ऐसी ओपनिंग रखनी है। देन फिर इसके बाद में इसकी क्लोजिंग लाइन किस तरीके से रहेगी, क्लोजिंग लाइन हमारे पास में रहेगी कि आई शैल बी ऑब्लिग इफ यू लेट मी इंफॉर्मेशन। जैसे कि अभी आपने ना क्लोज कर रहे हो, आप उसके अंदर कहोगे कि आपकी बहुत ही ज्यादा कृपा होगी अगर आप मुझे ये टाइम पर सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ना बहुत ही ज्यादा फॉर्मल वे के अंदर उनको बोलना है। और फिर इसके बाद में हम एक बार इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके अंदर आपको कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है कि आपका नाम क्या है, शिव या फिर शिवा है, और आप C12 में राजगोरी गार्डन दिल्ली में रहते हो। फिर उसके बाद में आपको पूरा गिवन है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप है ना कहीं पर टूर पर जाना चाह रहे हो, तो उसके बारे में आपको इंक्वायरी करें। तो हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर आप देखिए 3 लाइनों के अंदर है जो कि हमारा सेंडर एड्रेस है, फिर इसके बाद में डेट है जो कि गलत है। डेट क्या है यहाँ पे, गलत है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलती करी थी। देखो अब मैंने डेट के अंदर आप लोग भी गलती करोगे कि डेट इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिख दोगे 24 फेब 2020। नहीं, आपको ये डेट नहीं लिखनी है, आपको सिंपल से लिखना है 24 फेब 2020। देन फिर इसके बाद में रिसीवर्स का एड्रेस आ गया। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या रहेगा, सब्जेक्ट हमारा रहेगा कि इंक्वायरी रिगार्डिंग द चार्जेस बोर्डिंग एंड द लॉडिंग अरेंजमेंट्स फॉर अ टूर। आप बेसिकली इसमें इंक्वायर करना चाहते हो कि भैया हमें ना कि जो हमारा टूर है उसके लिए क्या क्या आपके चार्जेस रहेंगे, कितने दिनों का रहेगा, वो सब बातें आपको इसमें लिखनी है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें आप सबसे इंट्रो देंगे। देखो इंट्रो के अंदर सबसे पहले तो हमें वही है रेस्पेक्टेड सर लिखना है, लेकिन इसका इंट्रो जो है वो इस तरीके से रहेगा कि हेलो आई विश टू प्लान ए प्रिविलेज टू बद्रीनाथ, कि मैं जो है बद्रीनाथ के लिए एक जो राइड है या फिर एक टूर है उसको तैयार करना चाहता हूं along with my 5 members फैमिली नेक्स्ट मंथ। आपको यहाँ पर डेट भी बतानी, ये भी बताना है कि कितने मेंबर के साथ में आप जाना चाहते हैं, अगर आप कोई भी एक टूर के बारे में आता है तो। और फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि वी हैव अ वीक फॉर द आउट स्टेशन ट्रिप, और इसके बाद में आपको बताना है कि आपके पास में कितना टाइम है। देयरफॉर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली provide me with the necessary details
necessary details regarding the fare of deluxe buses along with the details regarding the charges of loading there and as well as the timing for the boarding and overall expenditure of the entire trip। तो बेसिकली आप इसमें उनको कह रहे हो कि भाई साहब देखो हमें जाना है यहाँ से बद्रीनाथ, अब बद्रीनाथ जाने के लिए डिलक्स बस का चार्ज क्या होगा, वहां पर होटल के चार्जेस क्या रहेंगे, स्टे के चार्जेस क्या रहेंगे, वो सब आप हमें बताइए। और फिर लास्ट के अंदर आप लिखेंगे थस, फिर इसके बाद में दस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड मी विद ऑल दिस डिटेल्स एट योर अर्लीस्ट सो दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप सून। और मैं आपसे कहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं जिससे कि हमें ना ट्रिप को जल्दी से स्टार्ट कर पाए। देन फिर लास्ट के अंदर आपको लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली शिवा या फिर शिव, जो भी आपका नाम है। और इसके बाद में अगला जो लेटर है वो है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कि आपको है ना जैसे कि कोई भी अगर बुक मंगवानी है या फिर बहुत सारे एग्जाम के अंदर आपके पास में क्वेश्चन ये आएगा कि आपको कोई भी लाइब्रेरी के लिए सामान ऑर्डर करना है या फिर आपको अपने स्कूल के लिए सामान ऑर्डर करना है, किसी शॉप के लिए सामान ऑर्डर करना है, तो इसमें अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। देखो यहां पर इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल रहेगा, आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर एड्रेस वगैरह गिवन रहेगा। इसमें देखो बेसिकली कहा गया है कि आप है ना लाइब्रेरियन हो, आपकी पोस्ट दे दी गई किसके हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल के हो, मेरठ के, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ के आप क्या हो, लाइब्रेरियन हो। अब आपको क्या करना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस गाजियाबाद प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक, आपको एक लेटर लिखना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जिसके अंदर कि आपको है ना बेसिकली ऑर्डर प्लेस करना है और मेंशन एटलीस्ट 4 टाइटल्स ऑफ द बुक एज सप्लाइड इमीडिएटली एंड एड्रेस योरसेल्फ एज ए कल्पना और कुमार। ठीक है, आपको यहां पर कह दिया गया कि कम से कम 4 टाइटल बुक आपको कोई सी भी मंगवानी है। तो ये किस तरीके से लिखेंगे, फॉर्मेट वही सेम रहेगा जो कि हमारा पहले रहा था, सेंडर्स एड्रेस, फिर इसके बाद में डेट, देन फिर इसके बाद में यहां पर जो भी हमारा रिसीवर है और सब्जेक्ट इसका हमारे पास में ये रहेगा कि रिक्वेस्टिंग टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर अ बुक, कि आप बेसिकली कोई भी ऑर्डर है उसको लिए कर रहे हो तो इसीलिए आपको उसके बारे में लिखना है। फिर आपको लिखना है कि रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम, फिर हमारा लेटर स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि थ्रू दिस लेटर, देखो इसकी ओपनिंग जो है वो सबसे अलग होगी। इसके अंदर यहां पर है कि थ्रू दिस लेटर वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ द बुक्स टू आवर स्कूल लाइब्रेरी। आपने बेसिकली कहा कि भैया इस लेटर के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये जो बुकें हैं इनकी सप्लाई हमारी लाइब्रेरी को हो जाए। देन फिर इसके बाद में यहां पर आते हैं कि द लिस्ट ऑफ बुक विद द पर्टिकुलर इज अटैच्ड, जो भी लिस्ट है वो इसके साथ में अटैच्ड है, आप उनको भेज दीजिए। और इसके बाद में आपको टेबल बनानी है, जो कि लिस्ट ऑफ बुक है ना इसको टेबल में बनाना, जैसे कि नेम ऑफ बुक हो गया, फिर उसके बाद में जो ऑथर है जो कि उसका पब्लिशर है, ये अपने नाम से भी बोल सकते हो, आपको जो मन करे उसका नाम बोल सकते हो। एक और जोड़ना चाहते हो तो यहां पर पब्लिकेशन जोड़ सकते हो। अगर ये आते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें ये लाइन लिख दी, ये टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, फिर लास्ट के अंदर थोड़ा सा लिख देना है कि भैया आप ही से बार बार परचेज करते हैं तो कम से कम इतना डिस्काउंट दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको ना इसमें कम लिखना पड़ता है। तो आप ये प्रे करो भगवान से कि भगवान ये लेटर ऑफ जो ऑर्डर है ये आ जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और फिर इसके बाद में आपने जैसे कि यहां पर नाम लिख दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद में एल प्रसाद, आपको कितनी कॉपी की जरूरत है वो है 20 की। जैसे कि मान लो ये ना करके कोई आ जाए कि आपको कंप्यूटर इक्विपमेंट चाहिए अपनी शॉप के लिए, तो आप यहां पर लिखेंगे कि इक्विपमेंट का नेम और फिर उसके बाद में यहां पर उसकी कंपनी का नाम और यहां पर आप लिख देंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए। ठीक है, 3 कॉलम तो कम से कम आपको बनाने। और फिर इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है ये वाला जो पार्ट है, ये अगर लिखना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहता तो बेसिक सिंपल से एंडिंग भी कर सकते हो। कि अब देखो इससे समझ लो, हिंदी के अंदर समझ लो, फिर इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करके आप लिख देना। इसमें यहां पर कहा गया है कि वी शैल नॉट सेटल लेस देन द 20% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ द बुक। देखो भैया अगर 20% का डिस्काउंट दे रहे हो तो ही बुकों को भेजना, अदरवाइज हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे उसे। बेसाइड वी रिक्वेस्ट यू टू गिव अनदर 5% स्पेशल डिस्काउंट दैट इज एक्चुअली गारंटेड टू इंस्टीट्यूशनल बायर्स। और साथ में आप ये भी बोल रहे हो कि भैया हम देखो एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से खरीद रहे हैं तो हमें 5% का डिस्काउंट और चाहिए। एंड इट गोज, अब देखिए यहां पर आता है कि इट गोज विदाउट सेइंग यू विल बी bear the mail and other expenses involved in the dispatch and the delivery of book। और यहां पर आप बोल रहे हो कि देखो जो भी चार्ज रहेगा आपको भेजने का या फिर जो भी चार्ज है वो सब कुछ आपको ही बियर करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग पे नहीं करने वाले। और फिर इसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉनिक से सामान होगा ना आपका,
तो इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर आपको क्या इंक्लूड करना होगा, आपको इंक्लूड करना होगा कि आपका ये जो सामान है इसको वारंटी के अंदर आपका रहेगा, अगर कुछ भी डैमेज हो जाता है तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होने वाले, ये आपको जरूर से मेंशन करना अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है। और फिर जब आप क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग के अंदर आपको क्या करना है, डेट को जरूर से मेंशन करना है कि इस डेट तक हमारा सामान आ जाना चाहिए। अब जैसे कि इसकी क्लोजिंग इस तरीके से है कि द अबव बुक्स मस्ट रीच इन अ प्रॉपर कंडीशन, आपने बोल दिया कि भैया अच्छी कंडीशन में आनी चाहिए, एंड ऑर्डर नॉट लेटर देन द 25th ऑफ नवंबर, 25 नवंबर से आगे ऑर्डर नहीं जाना चाहिए। इफ आवर टर्म्स एंड कंडीशंस आर एक्सेप्टेबल टू यू, अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्टेबल है तो। देन फिर लास्ट में आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली कल्पना। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको सभी लेटर समझ में आ गए होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एनालिटिकल पैराग्राफ की ऐसी ट्रिक्स दूंगा मैं आपको जिसकी हेल्प से ना आप अपने एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हो। फिर चाहे से कैसा भी क्वेश्चन है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है या फिर आपके पास में ग्राफ का क्वेश्चन है, तो आज आपको है ना जितने भी डाउट्स हैं इसके वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स दूंगा, ऐसी कुछ आपको वर्ड्स दूंगा जिनको कि आप यहां से कॉपी करके अपने एग्जाम के अंदर पेस्ट कर देना, आपको फुल मार्क्स गारंटीड मिलने वाले हैं। और यहां पे जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है और आपको इसके लिए लिखने होते हैं 100 से 120 वर्ड्स। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन की क्या आएगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। तो देखो क्या होता है कि कंपनीज होती है ना, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट डेटा होता है। एक क्लास के अंदर भी स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट है, उनका डेटा क्या है, उनके मार्क्स है। तो एक पाई चार्ट बना दिया जाएगा, इसके अंदर दे दिया जाएगा कि मैथ्स के अंदर एक स्टूडेंट के इतने मार्क्स है, साइंस के अंदर इतने हैं। इस तरीके से पूरा कोई भी डेटा होता है उसको इनके चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस चार्ट को हमें ना अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना होता है। तो देखो हम इसके बारे में बात करें उससे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो इसके फॉर्मेट में जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइनों की जरूरत है, 1 से 2 लाइन की जरूरत है। और इसमें आपको लिखना है कि क्या है और किस बारे में है पैराग्राफ की, मतलब कि पैराग्राफ में किसके बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई शूज कंपनी है, वो अपना पूरा मार्केट स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि उनका कौन सा पेयर ऑफ शूज बिकता है, या फिर कोई भी ब्रांड्स है जो कि बता रहे हैं कि जैसे कि नाइकी के 10% मार्केट शेयर है और उसके साथ में प्यूमा का 15% शेयर है। तो इस तरीके से जो शेयर होते हैं उनको बताया जाता है। तो बेसिकली आपको इंट्रो देना है कि ये किस बारे में आप लिख रहे हो। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी 5 से 6 लाइनों की होनी चाहिए। इसमें आप 2 पैराग्राफ में स्प्लिट कर सकते हो। अब आपको इसमें क्या क्या लिखना है, जैसे कि क्या डेटा गिवन है, क्या है और किसका डेटा है, मतलब कि क्या डेटा आपको दिया हुआ है, कितना डेटा दिया हुआ है, वो सब कुछ आपको इसमें लिखना है। और इसके साथ में आपको इसमें इंक्लूड करना होगा कि हाईएस्ट डेटा किसका है, लोवेस्ट डेटा किसका है। और लास्ट के अंदर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जरूर से लिख के देगा कि कंपैरिजन करो उस डेटा का, तो आपको कंपैरिजन भी करना है। तो ये आ जाएगा आपके बॉडी में। और फिर लास्ट के अंदर जो रहेगा वो रहेगा हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट, जिसको कि आपको 1 से 2 लाइनों में कंक्लूड करना। ये हो गया आपका फॉर्म, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया, फिर उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें लिखना किस तरीके से है, हम किस तरीके से लिखें कि हमें ना फुल मार्क्स मिले। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को ना आप अपने दिमाग में अभी फिट कर लो। एक भी पॉइंट आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो यहां पे मैंने लिखा है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको लिखना है, क्वेश्चन से कॉपी करना है और यहां पे पेस्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वे। अब जैसे कि क्या क्या ओपनिंग लाइन हो सकती है आपकी, ओपनिंग लाइन ये हो सकती है कि द पाई चार्ट और द ग्राफ गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स, कि वो किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, अबाउट शू कंपनी या फिर अबाउट प्रोडक्ट, तो जिसके बारे में भी डिस्क्राइब कर रहा है वो लिखना है। या फिर अगर टेबल की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हो कि द टेबल सजेस्ट, और अगर लाइन ग्राफ की फॉर्म में है तो द लाइन ग्राफ शोस। ये तो हो गया बेसिक, क्या है ये, तो नूब हो गए, क्या हो गए, ये हो गए नूब। ठीक है, नूब लिखते हैं इनको, इसमें ना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर टीचर को इंप्रेस करना है ना, तो एक लाइन ये रट जाओ, ये वाली वोकैब, वो ये है कि आपको लिखना है कि द गिवन पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट, मतलब तो वही है कि द गिवन पाई चार्ट शोज, लेकिन आपका यहां पर जो कीवर्ड है ना ये वाला इलस्ट्रेट, ये एक अलग ही इंपैक्ट डालेगा और इसको अंडरलाइन और कर देना तो मजा आ जाएगा फिर। तो ऐसा ये वाला वर्ड आपको एज इट इज यहां से ये वाली लाइन को कॉपी करना और स्टार्टिंग में ये लिख देना कि द गिवन पाई चार्ट, द गिवन ग्राफ
इलस्ट्रेट्स दैट, और फिर उसके बाद में जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम उसमें लिख देंगे। देन फिर इसके बाद में जो हमारी बॉडी है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, बॉडी में हमें डिस्क्राइब करनी होंगी क्वांटिटीज को। अब क्वांटिटीज को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जैसे कि आपको डेटा गिवन होगा कि 33% ऑफ ये इतना रहेगा, फिर उसके बाद में कोई भी अलग अलग डेटा है ना, तो आपको स्टार्टिंग करनी है कि 33% ऑफ इट्स डेटा इज ऑन दैट थिंग, और फिर उसके अलावा जितना भी है वो हम लिखेंगे। और इसमें आपको जो नेक्स्ट चीज इंक्लूड करनी है वो करनी है हाईएस्ट और उसके लोवेस्ट की, सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है, सबसे ज्यादा लोवेस्ट किसका है, ये आपको इसमें इंक्लूड करना है। फिर इसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो कि वेरी क्लोज टू 6%, ऑलमोस्ट इक्वल टू, और उसके साथ में 1/3 भी लिख सकते हो कि 1/3 ऑफ इट्स मार्केट इज कैप्चर्ड बाय दिस ब्रांड। तो इस तरीके से आप ना 1/3 जो है इसको आप 33% होता है, इसको हम लोग 1/3 लिखते हैं। तो 33% की जगह पर आप 1/3 लिखोगे तो ये थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फिर इसके बाद में लास्ट में आप लिख सकते हो रफली या फिर अप्रोक्सीमेटली, कोई भी अगर डेटा है जो कि आपको नहीं पता तो आप रफली एस्टिमेट या फिर अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट करके उस डेटा को बता सकते हो। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइबिंग द ट्रेंड्स, ये है ग्राफ के लिए, ठीक है, ग्राफ के लिए हम इसे यूज में लेंगे। तो इसमें क्या है, देखो इसमें यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम यूज करते हैं फ्रेजेस को और वर्ड्स को, जैसे कि यहां पे हम कौन से वर्ड्स को यूज में लेंगे, अ पैटर्न ऑफ अ ग्रोथ। एक कोई भी एक ग्राफ रहेगा उसके अंदर जैसे कि डिक्लाइनिंग होगा या फिर अपर कर्व होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, तो आपको ये लिखना है कि अ पैटर्न ऑफ अ ग्रोथ, या फिर रैपिडली डबल हो गया, स्काई रॉकेट हो गया, और स्ट्राइकिंग इंक्रीज हो गया, पीक्ड या फिर सोवरिंग रेट हो गया, डिक्लाइनिंग हो गया। तो इस तरीके से आप ये जो कीवर्ड्स है ना इनको आप याद रखो। जैसे कि आप तो एक याद रखो कि रैपिड डबल हो गया, स्काई रॉकेट, जैसे कि आप लिखना चाह रहे हो कि द ग्रोथ ऑफ कंपनी इन लास्ट 5 ईयर इज स्काई रॉकेट, आप ये भी लिख सकते हो कि द ग्रोथ ऑफ कंपनी इन लास्ट 5 ईयर इज इंक्रीज। लेकिन ये स्काई रॉकेट जो वर्ड है ये आपके आंसर के अंदर वो इंपैक्ट और ये वजन डालेगा कि टीचर मजबूर हो जाएगा कि यार इस बच्चे को तो पूरे नंबर देने ही है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो आता है क्या, कंपैरिजन में क्या लिखेंगे, कंपैरिजन के लिए क्या क्या कीवर्ड्स रहेंगे। तो हम अगर बात करें कंपैरिजन की कीवर्ड की, तो कंपैरिजन में आपको लिखना होगा सिमिलरली, या फिर आप लिख सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू, व्हाइल, इन कॉन्ट्रास्ट विद, और इसके साथ में व्हेन इट कम्स टू। अब जैसे कि आपको कोई भी दो डेटा को कंपेयर करना है कि ब्रांड ए एज कंपेयर टू ब्रांड बी हैविंग दिस ब्रांड वैल्यू इन अ मार्केट, या फिर दिस ब्रांड साइज इन मार्केट, तो ये आपको वहां पे इंक्लूड करना है कंपैरिजन करते टाइम। और फिर लास्ट के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंक्लूजन, आप किस तरीके से कंक्लूजन करते हैं। तो इसके लिए आप डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज में ले सकते हैं, जैसे कि ओवरऑल आप यूज में ले सकते हैं, इन अ नटशेल आप इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर फॉर द चार्ट गिवन, इन शॉर्ट, या फिर स्ट्राइकिंग चेंजेस इंक्लूडिंग देयरफॉर। ये जो कीवर्ड्स हैं आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कंक्लूड करने वाले हो तो आप लिख सकते हो कि ओवरऑल द ग्राफ कंक्लूड दैट, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। और अभी हम जब इसका एग्जाम्पल करेंगे ना तो इससे आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे गिवन है कि द पाई चार्ट शोज द पोर्शन ऑफ अ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट हाउस होल्ड्स लिविंग इन अ पॉवर्टी इन यूके 2002। ये आपको डेटा गिवन है कि जो यूके के लोग हैं उनमें डिफरेंट घर हैं, वो किस तरीके से गरीबी में जीते हैं। और फिर इसके बाद में यहां पे हमसे कहा गया कि राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन इन 100 and 120 वर्ड्स। अब आपको इसको डिस्क्राइब करना है तो कैसे करोगे। तो देखो सबसे पहले तो हमारा क्या लिखेंगे, हम इंट्रो लिखेंगे। तो इंट्रो में हम हमारा इंट्रो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो वो जो मैंने लाइन बताई थी ना कि द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, वहां से हम लोग इसे स्टार्ट करें। तो देखो हमारा ये जो इंट्रो है वो यहां पे इस तरीके से रहेगा कि द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, ठीक है, ये हो गया हमारी पहली लाइन जो कि हमें पता थी। अब यहां पे इसमें किसके बारे में है, ये देखो यहां पे इसमें 7 डिफरेंट हाउस होल्ड्स है, तो वही हमने लिखा कि इट डिफरेंट, मतलब कि एक तरीके से इलस्ट्रेट 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ हाउस होल्ड लिविंग इन अ पॉवर्टी इन यूके 2002। अब ये कहां से लिखा भैया, ये तुम्हें क्वेश्चन में ही गिवन है। देखो ये वाली लाइन कि द शोज द पोर्शन ऑफ अ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन अ पॉवर्टी इन यूके इन 2002। तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये वाली लाइन एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई क्या किया, हमने पैराग्राफ में देखा कि 7 डिफरेंट है तो हमने उसमें 7 डिफरेंट लिख दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे आंसर के अंदर वजन बढ़ गया, हमारे आंसर का ऐसा लगेगा कि सच में इसको एनालाइज किया गया है, ठीक है।
अब ये तो हो गया हमारा इंट्रो का। देन फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि हमें बॉडी जो है उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे पॉइंट लिखना है। तो देखो सबसे फर्स्ट आपको है ना ये जो पाई चार्ट गिवन है इसको एनालाइज करो, इसमें निकालो कि हाईएस्ट डेटा किसका है और फिर उसके बाद में निकालो कि इसमें लोवेस्ट डेटा किसका है। तो अगर हम देखें कि इसके अंदर हाईएस्ट जो डेटा है वो है 26%, तो 26% हो गया इसमें हाईएस्ट डेटा। अब ये किसका है, ये यहां पर सोल पेरेंट का हो गया। और फिर इसके बाद में जो लोवेस्ट डेटा है वो है यहां पर 5%। अब ये किसका है, ये है यहां पर एज्ड कपल का। ठीक है, ये आपको डेटा पता होना चाहिए क्योंकि हम जो है ये दो पॉइंट्स को तो एक एक लाइन के अंदर पूरा लिखेंगे कि ये जो हाईएस्ट डेटा है वो किसका है और क्यों है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में लोवेस्ट है तो ऐसा क्यों है, ये दो पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो हमारे दो पॉइंट यहां पे ही कवर हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में हम बाकी जितने भी बचे हुए हैं इनमें कंपैरिजन करेंगे। तो अब हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग वाली लाइन यहां से कॉपी कर लो और एग्जाम के अंदर जाकर के पेस्ट कर देना। तो यहां पे ये होगा आपकी स्टार्टिंग लाइन इस तरीके से होनी चाहिए, इट इज क्लियरली सीन फ्रॉम द पाई चार्ट दैट। आपने सिंपल से लेकर के इट इज क्लियरली सीन फ्रॉम द पाई चार्ट दैट, तो ये होगी आपकी ओपनिंग लाइन। अब देखिए यहां पर एक डाउट आपको आना चाहिए, जो मैंने यहां पर लिख रखा है ना इंट्रोडक्शन, ये नहीं लिखना है। देखो इंट्रोडक्शन और बॉडी मत लिख देना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। और जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाए देन फिर इसके बाद में आप इसके बीच में एक लाइन का गैप छोड़ सकते हैं और इसके बीच में भी एक लाइन का गैप छोड़ सकते हैं और इनको पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करना। ठीक है, समझे ये बात, ये मत लिख देना इंट्रोडक्शन बॉडी, ये नहीं लिखने की जरूरत है। देन फिर इसके बाद में आप इसको अब किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं एक बार। नेक्स्ट वाला हमारा फर्स्ट डेटा हम लोग इसमें लिखेंगे डेटा के साथ में, वो ये रहेगा कि 26% ऑफ टोटल पॉवर्टी स्ट्रिकन हाउस होल्ड्स आर दोज ऑफ अ सोल पेरेंट्स। कि जो 26% जो पॉवर्टी है वो सीधा का सीधा किनको जा रही है, वो जा रही है सोल पेरेंट को। देन फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिंगल पीपल्स विदाउट चिल्ड्रंस अकाउंट्स फॉर द सेकंड हाईएस्ट पोर्शन विद 24%। देन फिर इसके बाद में जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो इसमें 24% यहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे कंपैरिजन। हमने दो डेटा के बारे में लिख दिया है, देन फिर इसके बाद में हम लोग जाएंगे कंपैरिजन के ऊपर। आपको मैक्सिमम बस दो डेटा के बारे में लिखना होता है और फिर इसके बाद में आप दो डेटा को कंपेयर कर दो, आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं, इसका जो हम डेटा लिखेंगे इसका जो सबसे पहली लाइन है कि इन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये वाली लाइन जरूर से याद रख लेना। ये जो वर्ड्स है ना मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं, तो आप ये वर्ड्स को जरूर से याद रखना। तो हम यहां पर लिखेंगे कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द कपल्स विदाउट द चिल्ड्रंस दैट अकाउंट्स फॉर जस्ट 9%। देन फिर इसके बाद में कि जो कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी 9% अकाउंट करते हैं। फिर इसके बाद में कपल्स विद द चिल्ड्रन अकाउंट्स फॉर द 15% ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स। कि अब देखिए आपने क्या किया, यहां पर बेसिकली जो दो डेटा हैं उनको कंपेयर किया है। तो आपको दो डेटा को कंपेयर करना है, सिंपल सा उनके बारे में एक एक पॉइंट लिखना है और आपको यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है ये है जो मिनिमम डेटा है वो हम लिख देंगे कि सिंगल एज्ड पर्संस एंड सिंगल एज्ड कपल्स पोर्शन फॉर द 12% टुगेदर फॉर द पुअर हाउस होल्ड्स। जो सिंगल एज्ड पर्सन या फिर सिंगल एज्ड कपल्स हैं वो उनका जो है वो है 12% का है टोटल। ये हो गया। देखो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं किया, हमने सबसे पहले तो मैक्सिमम बता दिया, फिर उससे कम वाला बता दिया, फिर उसके बाद हमने दो डेटा को कंपेयर कर दिया, फिर लास्ट के अंदर हमने पूरा अच्छे से एनालिसिस कर दिया जिनका इक्वल डेटा था। और फिर लास्ट के अंदर हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो कंक्लूजन में हम लोग इसकी स्टार्टिंग करेंगे कि ओवरऑल 14% of the households in UAK were living under poverty। कि 14% से ज्यादा जो हाउस होल्ड्स हैं वो यूके में पोवर्टी में रहते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि द यंगर जनरेशंस हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज देन द एज्ड काउंटर पार्ट्स। अब जैसे कि ये तो आपके यहाँ पे एनालिसिस का है, वो जो डेटा था उसमें आप देख सकते हो कि सबसे कम जो है यहाँ पर एज्ड कपल्स हैं वो काफी उनका डेटा कम है और वहीं पर जो यंग कपल्स हैं उनका जो डेटा है वो ज्यादा है। तो ये आपको इसमें एनालिसिस से ही पता लगेगा, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये लिखना चाहिए।
देन फिर इसकी लास्ट वाली लाइन इस तरीके से रहेगी कि कपल्स विदाउट द चिल्ड्रंस हैड द बेटर इकोनॉमिक कंडीशन देन दोज विद चिल्ड्रंस, की जो कपल्स है जिनके पास में बच्चे नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो बेसिकली जिनके बच्चे नहीं है उनको एजुकेशन फीस नहीं उठानी पड़ती, उनको बाकी के एक्सपेंसेस नहीं उठाने पड़ते, तो वहां पर जो है उनकी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उस केस में बेहतर है। तो ये कैसे पता लगेगा? आपको ये पढ़ के पता लग जाएगा, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल से जो आपने फर्स्ट डेटा लिखा है ना उसी को ही थोड़ा सा मैनिपुलेट या फिर उसको ही थोड़े से वर्ड्स को चेंज करके आप इसको लिख सकते हो, इतना आसान था। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है जो कि हमारा ग्राफ क्वेश्चन रहेगा। ग्राफ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इनके डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आपको अच्छे से याद रखने। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि द ग्राफ गिवन शोज एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ अ गोल्ड इन दुबई इन 2002 की आपको सेल्स गिवन है। तो इस डेटा के अंदर आपको सबसे फर्स्ट तो निकालना है कि इसमें पीक पॉइंट कौन सा है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे पीक पॉइंट की, तो ये है पीक पॉइंट, ठीक है, ये तो हो गया इसका पीक पॉइंट। फिर इसके बाद में इसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये दो हो गए इसके लो पॉइंट, ठीक है, ये हो गए दो लो पॉइंट। और यहां पर इसकी स्टार्ट में क्या सेल थी, ठीक है, ये स्टार्टिंग के अंदर इसकी क्या सेल थी और ईयर के एंडिंग में इसकी क्या सेल थी, ठीक है। ये चार डेटा मैंने आपको बता दिए कि स्टार्टिंग में क्या थी, फिर उसके बाद में आप बताएंगे कि जो इस जनवरी की स्टार्टिंग के अंदर इनकी सेल्स थी 200 मिलियन दिरहम्स। फिर उसके बाद में मार्च में इनका पीक था जिसके अंदर इनकी सेल्स थी 350 मिलियन दिरहम्स। देन फिर इसके बाद में सीधी फॉल हुई जुलाई तक, जुलाई के अंदर इनकी सेल्स थी ओनली एंड ओनली 100 मिलियन दिरहम्स, या फिर आप बोल सकते हो 120 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यहां पे आप लिखना ये जो है ये लोवेस्ट डेटा के लिए आपके लिखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 120 मिलियन दिरहम्स। और फिर इसके बाद में इट बाउंस बैक इन अगस्त, फिर अगस्त के अंदर आप लिखेंगे कि इसकी सेल्स थी वो थी अप्रोक्सीमेटली रफली या फिर अराउंड आप लिख सकते हो 200 मिलियन दिरहम्स। फिर इसके बाद में डाउन गया, फिर इसके बाद में आप गया। तो ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बता दिया कि आप इसमें क्या लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो आप जब भी आपको पैराग्राफ का क्वेश्चन आए तो इसमें देखना कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, फिर इसका पीक टाइम कब गया था, फिर इसका लोवेस्ट टाइम कब गया था और इसका एंड कहां पे हुआ था। तो सबसे फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा, तो इसका इंट्रोडक्शन में सिंपल से हम लोग लिखेंगे कि द लाइन ग्राफ डिस्पाइट्स द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई, ठीक है। ये तो हमें बेसिकली पहली लाइन है हमारी, ये हमने रट रखी है। और फिर इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन 2002। तो ये आप कहां से लिखा भैया, तो ये तो भैया थोड़ा सा कॉमन सेंस था, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि 12 महीने की हैं, 2002 का डेटा दिया हुआ है, तो आप ये लिख सकते हो कि 2002 के अंदर 12 महीने की सेल्स दी हुई हैं। फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि इन मिलियंस ऑफ दिरहम्स। अब ये कहां से पता लगा है, ये देखो ये यहां पर गिवन है मिलियंस ऑफ दिरहम्स, तो ये यहां पर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से पता लगेगी ये बात, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन हो गया। देन फिर इसके बाद में हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग कैसे हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि इन जनवरी 2002 द सेल्स ऑफ स्टूड्स एट 200 मिलियन दिरहम्स, इट स्टेडली इंक्रीज्ड। अब देखिए यहां पर ये जो वर्ड्स इट स्टेडली इंक्रीज्ड, ये वाला जो वर्ड है ये जरूर से मार्क कर लेना कि इट स्टेडली इंक्रीज्ड थ्रू, ठीक है, इट स्टेडली इंक्रीज्ड थ्रू द नेक्स्ट मंथ एंड पीक्ड टू 350 मिलियन दिरहम्स। ये यहां पर जो है ये वैल्यू स्टेडली एकदम से इंक्रीज करी, या फिर आप बोल सकते हो कि द वैल्यू डायरेक्टली स्काई रॉकेट टू 350 मिलियन दिरहम्स। और फिर इसके बाद में इन द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, थर्ड मंथ ऑफ द ईयर बोल सकते हो या फिर इन मार्च बोल सकते हो, लेकिन ये जो है ये थर्ड मंथ ऑफ ईयर आप लिख सकते हो क्योंकि इसे एक थोड़ा अच्छा जो वजन वाली बात है वो यहां पे होती है। और फिर इसके बाद में आप यहां पे लिखेंगे कि हाउएवर द गोल्ड सेल्स स्टार्टेड टू अ प्लम्पेट ओवर द नेक्स्ट 3 months and it hits the 110 मिलियन दिरहम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहां पे हमने लिखा है कि भैया इसके बाद में क्या हुआ कि जो सेल्स है वो डाउन जाने लग गई, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि प्लम्मेट हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। वो जो मैंने वर्ड्स बताए थे ना पीछे रिवर्स करके देखना, उन वर्ड्स को आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में यहां पे जो नेक्स्ट है कि अनएक्सेप्टेडली द सेल्स डबल्ड इन अगस्त, और सेल्स जो थी वो डबल हो गई अगस्त में, बिफोर कमिंग डाउन टू द सेम लेवल एज इन जुलाई फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि जो सेल्स थी अनएक्सेप्टेड
इमीडिएटली डबल हो गई, क्यों हुई पता नहीं क्यों हुई, फिर इसके बाद में फिर से वो डाउन होगी, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि फॉर द नेक्स्ट 2 months ऑफ द ईयर द गोल्ड सेल लेवल्स ऑफ 180 million dirhams एंड देन स्लाइटली इंक्रीज्ड इन दिसंबर। तो ये बेसिकली पूरे डेटा का हमारा ओवरव्यू हो गया, जो कि हमने यहाँ पे देखा था ना कि सबसे पहले वो डाउन थी, फिर उसके बाद में अप हुई। तो यहाँ पे ये डेटा आप देखोगे तो ये यहाँ पे डेटा है अप्रोक्सीमेटली 110, और फिर यहाँ पर है इसका डबल, तो डबल हो गया डेटा। तो ये डबल आप वर्ड लिखोगे तो ये अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद में लास्ट में अगर हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे तो हम कंक्लूजन इस तरीके से लिखेंगे कि ओवरऑल द एस्टिमेटेड गोल्ड सेल्स फ्लक्चुएट्स इन 2002। हम बोल सकते कि भैया पूरे साल भर के अंदर ये फ्लक्चुएट होता रहा, ऊपर नीचे होता रहा। एंड द सेल्स वर द हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च, और हाईएस्ट किस में था, वो था मार्च में, एंड लोवेस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर, और जो सबसे लोवेस्ट था वो था जुलाई और सितंबर में। ये होता है कंक्लूजन में आपको कंक्लूड करना। और फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि द सेल्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर ऑलमोस्ट द सेम एज देयर वर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, स्टार्टिंग में जितनी सेल्स थी उतनी ही साल के एंड में थी। तो ये था आपका पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ। और अगर आपको लेटर राइटिंग का भी देखना है तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लेटर राइटिंग भी देख सकते हो। और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो।